चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए इसके और इसके स्क्रिप्ट राइटर विजेता दहिया की कॉपी एक एक करके चेक करते हैं। आजा भाई। सुबह से लेकर शाम तक उन्हें सिर्फ अच्छी खबर सुनने को मिली थी। उनकी कंपनी ने बॉन्ड्स बेचकर $600 मिलियन रेज कर लिए थे। इससे पहले हालांकि इनके खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे। एक से बढ़कर एक आरोप लगे थे? अरे आरोप तो तुम्हारे ऊपर भी लगे हैं। इनफैक्ट मेरे पास तो प्रूफ है कि तुम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाते हो। और हाँ, आरोप और कन्विक्शन में जाके फर्क पढ़ लेना, क्योंकि राइट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। कहीं पर कोयले घोटाले का आरोप, कहीं पर लैंड स्कैम का आरोप, तो कहीं पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट। लेकिन इन सब से ये किसी न किसी तरीके से बचकर निकल लिए थे। इन सब से ये किसी न किसी तरह बचकर निकल लिए थे। स्क्रिप्ट तो बढ़िया लिखा है विजेता दहिया ने, काम तो बढ़िया करता है, पर सिर्फ स्टोरी टेलिंग में, फैक्ट्स में नहीं। अगर किसी आदमी के ऊपर कोई इल्जाम लगता है जिसको सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट दिया जाता है, लेकिन फिर भी तुम उसको कन्विक्ट बताने में तुले हुए हो, तो इसका ये मतलब है कि तुम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझते हो और तुम्हारे हिसाब से अडानी पे लगे सारे आरोप सही थे, पर वो किसी तरह वहां से बच के निकल गए। अच्छा, याद आया, तुम्हारी नजर में तो क्लीन चिट होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी से क्लीन चिट लेना पड़ेगा। इस बार सिर्फ कोई नया आरोप या कोई नई रिपोर्ट नहीं थी, इस बार सीधा अरेस्ट वारंट था। न्यूयॉर्क में अब इन्हें इंडाइट कर दिया गया है। इंडाइटमेंट क्या होता है? ये इंडिया में चार्जशीट के इक्विवेलेंट होता है। तो अडानी के खिलाफ निकली ये जो चार्जशीट है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अरे भाई, कोई इस गधे को समझाओ कि ग्रैंड जूरी और कोर्ट में कितना डिफरेंस होता है। ये ग्रैंड जूरी और कोर्ट के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। अडानी पर लगाए गए आरोपों की लिस्ट इतनी लंबी है दोस्तों कि शायद ही कोई होगा जिसे पूरी लिस्ट याद हो। 10 साल पुरानी इस खबर को देखिए। मोदी के गुजरात में अडानी की कंपनियों को जमीन सबसे सस्ते दामों में मिली। टाटा जैसी कंपनीज ने जहां एक तरफ ₹1000 पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा का दाम दिया था, अडानी को ₹32 पर स्क्वायर मीटर के दाम में जमीन मिल गई। अडानी को ₹32 के हिसाब से जमीन दिया गया, लेकिन टाटा और बाकी लोगों को महंगे रेट पे दिया गया। वाह मुन्ना वाह। लेकिन पूरा डिटेल तो बताते। ये जो जमीन अडानी को दी गई वो बंजर जमीन थी, जहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता था। ऊपर से इसमें आधे टाइम तो समुद्र का पानी चढ़ा हुआ रहता था। छोड़ो हटाओ, तुम स्कूल गए होते तब तो तुमको पता चलता कि हाई टाइड लो टाइड क्या होता है। अडानी ग्रुप को इस जमीन को खरीदने के बाद भी इसमें करोड़ ऑफ रुपीस के इन्वेस्टमेंट लगाने पड़े, तब जाकर इसको यूजेबल बनाया गया। पर दूसरी साइड में टाटा को एग्रीकल्चरल लैंड मिला था जिसका रेट अक्सर हाई होता है, और कोई गधा ही होगा जो एग्रीकल्चरल लैंड को टाइड अफेक्टेड बंजर लैंड से कंपेयर करेगा। अच्छा, इसके अलावा ढेरों शेल कंपनियां बनाकर टैक्स इवेजन करने का आरोप है। एक बड़े कोयले घोटाले का आरोप है। शेल कंपनीज बनाकर घोटाले के आरोप है, कोल घोटाले का आरोप है। लेकिन एक सेकेंड, इसमें तो आर्टिकल है अल जजीरा का। अल जजीरा क्या है? अल जजीरा वो सारे काम करता है जो इंडिया के अगेंस्ट होता है, फिर वो चाहे फ्री कश्मीर की बात हो या फिर टेररिस्ट को व्हाइट वॉश करने की बात हो। वैसे ये आरोप को तुम कन्विक्शन क्यों बता रहे हो? अच्छा हाँ, होता है। जो स्कूल में पढ़ते टाइम नाक से गंदगी निकालकर खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, उनको अक्सर इन चीजों में डिफरेंसेस पता नहीं चलते हैं। इसके बाद लिखा गया है कि दिसंबर 2021 तक आंध्र प्रदेश की सरकार बिजली खरीदने को राजी हो जाती है। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में बिजली खरीदने को राजी हो गई थी। इसमें उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ शामिल थे। इस समय उड़ीसा में बीजेडी की सरकार थी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का रूल चल रहा था, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की। इंडाइटमेंट में लिखा है कि लगभग 2029 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर रिश्वत दी गई थी। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स थी उस वक्त, क्या वो बिना रिश्वत लिए ही महंगे दाम में बिजली खरीदने को तैयार हो गई थी अडानी से? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मनाने के लिए सिर्फ एक फोन कॉल लगी हो? यहाँ पे कहीं पे भी बीजेपी का कोई जिक्र नहीं था, तो तुमने अपने मन से इसको ऐड कैसे कर दिया? अच्छा हाँ, समझ गया। इंडिया अलायंस का नाम आया था तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि लोगों के मन में ये न सवाल आए कि इंडिया अलायंस वालों ने पैसे लिए हैं। होता है, जब किसी चीज को दबाना होता है तो दूसरी चीजों को बीच में घसीटा जाता है, और ये इसकी पुरानी टेक्निक है। वैसे इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने और समझने का सबसे बढ़िया तरीका है चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। इस पूरे इंडाइटमेंट के पीडीएफ को आप सीधा चैट जीपीटी पर अपलोड करके इसकी समरी मांग सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबके काम आसान कर दिए हैं। अब देखो, मैं मिस्टर आर्टी के इस वीडियो को अगर चैट जीपीटी में डालूंगा तो उधर से सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। आपका पिल्ला, आपका पिल्ला, आपका पिल्ला।
अब इत्तेफाक की बात देखो, दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही दिन पहले ये बयान दिया। इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जब ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें भी प्रेशराइज किया गया था कि अडानी से बिजली खरीदे। आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था, मेरे पर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचते। तो इसके पहले तक इसने बताया कि अरेस्ट वारंट इशू हुआ और उसके बाद क्या होगा, लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल बेगाना शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे बन गए? अरविंद केजरीवाल की बातों की कोई वैल्यू है? अरे सॉरी, तुम्हारे पोपो का नाम ले लिया। तुम्हारे फादर साहब जब से गवर्नमेंट में आए हैं तब से यमुना साफ करने को बोलते आ रहे हैं। कितना साफ हुआ? गाजीपुर का गार्बेज माउंटेन क्लीन करने के लिए बोला, कितना साफ हुआ? यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे। वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आपने मकान ले लिया, आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। पीछे आपकी गाड़ी है खड़ी हुई है सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी आपने ले ली, आज भी सिक्योरिटी लेके चल रहे हो। आप कहते थे मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। हाँ। आपने कहा मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, फिर आपने ले लिया कांग्रेस का समर्थन। आपने कहा मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं चलूंगा, आप बिजनेस क्लास में भी हुआ है। पेपर्स निकाले थे, घोटालों के प्रूफ निकाले थे लॉकर्स से, क्या हुआ? अभी सब लोग साथ में बैठ के चुनाव लड़ते हैं। बड़ा घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा बोलकर शीश महल बनवा लिया, साथ में लाखों के कमोड भी लगवा लिए। ये तो अक्सर ये भी कहते हैं कि हमारे पार्टी के एमएलए को खरीदा जा रहा है, पर कोई एविडेंस नहीं देते हैं। तुम्हारे वीडियो को रीट्वीट करने के चक्कर में कोर्ट में इनको माफी मांगनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के बातों में उतना ही फैक्ट है जितना कि दिल्ली की हवा में ऑक्सीजन और तुम्हारे अंदर देशभक्ति, जीरो। मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि एक दूसरे पर उंगली उठाने की जगह सरकार यहां पर एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बिठा देती इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? उसमें सरकार के भी कुछ लोग रख लो, ऑपोजिशन के भी कुछ लोग रख लो। ये कह रहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना लो। चलो मैं आप लोगों को इसका भी इतिहास निकाल कर बताता हूँ। अभी तक कई बार जेपीसी का फॉर्मेशन हो चुका है, पर उसका नतीजा कुछ खास निकला नहीं है। बोफोर्स स्कैंडल जो कि 1987 में हुआ था, ऑपोजिशन ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कमेटी कांग्रेस डोमिनेटेड थी। हर्षद मेहता स्कैम 1992, रिकमेंडेशंस का कुछ ही हिस्सा लागू किया गया। केतन पारेख स्कैम 2001, मार्केट रेगुलेशंस के सजेशंस को बाद में डाइल्यूट कर दिया गया। सॉफ्ट ड्रिंक पेस्टिसाइड इशू 2003, पेस्टिसाइड होने की बात कंफर्म हुई पर एक्शंस नहीं लिए गए। 2G स्पेक्ट्रम केस 2011, लॉस कैलकुलेशन को अनरियलिस्टिक डिक्लेयर कर दिया। वीवीआईपी चॉपर स्कैम 2013, इसमें पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट की वजह से ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाई। लैंड एक्विजिशन 2015, बार एक्सटेंशंस के बाद भी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। तो जेपीसी का रिपोर्ट जब सबमिट होता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना या ना लेना गवर्नमेंट के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वो चाहेंगी तो एक्शन लेंगी, नहीं चाहेंगी तो एक्शन नहीं लेंगी। इसने जितनी कहानियां सुनाई हैं उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है अभी थोड़ी देर में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर सही में अडानी ने रिश्वत देकर यहां पर महंगे दाम में बिजली बेची है तो इसका नुकसान हर एक आम आदमी को हुआ होगा। इन स्टेट्स में रहने वाले आप सभी लोगों ने ज्यादा दाम पे किया होगा बिजली का। इसका मतलब है कि अगर यहां पर हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हुआ है तो ये पैसा आपकी जेब से लूटा गया है। एक ये इंटरेस्टिंग कंपैरिजन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन सी स्टेट्स में रहने वाले लोग बिजली के लिए सबसे ज्यादा प्राइस पे करते हैं। हालांकि आर्टिकल 2020 का है, इस पूरे मामले से पहले का आर्टिकल है, लेकिन फिर भी देखना इंटरेस्टिंग है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अभी 5 सेकंड पहले ये कह रहा था कि अडानी ने ब्राइब देके कॉन्ट्रैक्ट लिया है और इसका मतलब है कि इन स्टेट के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा पैसे देने पड़े होंगे। और इसने जो चार्ट दिखाया उसमें टॉप में इनमें से कोई भी स्टेट नहीं है जिसको अडानी ग्रुप ने ब्राइब दिया है। इसके अकॉर्डिंग इसने 2020 का ही चार्ट दिखाया है, पर मैं आपको 2022 का चार्ट दिखा रहा हूं। इसमें कहीं पे भी आपको छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश नहीं दिखाई देगा, जबकि ये चार्ट उस समय का है जब इसके अकॉर्डिंग अडानी ने घूस दिए थे। क्या इसमें आपको कहीं भी ये स्टेट दिखाई पड़ रहा है? नहीं ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब है कि अडानी ने ज्यादा रेट चार्ज नहीं किए। तो यहाँ सबसे बड़ा गधा तो अडानी ग्रुप हुआ जो घूस भी दे गया और पैसे भी नहीं बढ़ाए। मतलब मानना पड़ेगा इस राठी के बातों में उतना ही दम है जितना कि इसके पॉपो के बातों में, जीरो। हिंडनबर्ग ने सबूत के साथ दिखाया कि खुद सेबी चीफ का पैसा इन ऑफशोर एंटिटीज में लगा है और अगर उन्हें देखा
वही घिसा पिटा हिंडनबर्ग वाला एलिगेशन जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिसके ऊपर की सेबी ने एक रिपोर्ट भी सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट भी दिया था, पर अभी भी ये इसी हिंडनबर्ग वाले में रिपोर्ट में अटका हुआ है। अरे जागो मुन्ना, सवेरा हो गया, दुनिया हिंडनबर्ग की शॉर्ट सेलिंग टेक्निक्स को समझ चुकी है। सबको पता चल चुका है कि शॉर्ट सेलिंग करने के लिए इन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश करवाए और अपना फायदा बनाया और इसमें लॉस हुआ इंडियन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि भाई अडानी ग्रुप तो वापस से बाउंस बैक कर गया और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गया। और हिंडनबर्ग का दूसरा एलिगेशन भी अडानी ग्रुप या इंडियन स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि पहली बार के बाद लोगों ने इसकी प्लानिंग समझ ली थी और उल्टा मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया था। मुझे हैरानी तो उन लोगों पर होती है जो अंधाधुंध आकर अडानी को डिफेंड करने लग जाते हैं, फालतू के बहाने देते हैं कि देखो अडानी ने इतनी जॉब्स दी हैं, अडानी तो इंडियन बिजनेसमैन है इसलिए हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए, जो भी अडानी के खिलाफ। अरे देखो तो डिफेंड की बात भी कौन कर रहा है, जो आम आदमी पार्टी के टुकड़ों के ऊपर पलता है। सारी जिंदगी आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने में इसने लगा दिया और कोई अगर इसके फैक्ट्स को काउंटर कर दे तो ये कहेगा कि अडानी ने उसको पैसे दिए हैं। ये जो इसने कहानी सुनाया है ना अरेस्ट वारंट का, इसकी असलियत मैं आपके सामने लाता हूँ। ये जितना एक्सैजरेट करके चीजों को बता रहा है वैसा कुछ भी है नहीं। ये जो केस यहाँ पे फाइल किया गया है उसे कहते हैं ग्रैंड जूरी, और इसमें जो लोग केस को अप्रूव करते हैं कि ये केस वैलिड है कि नहीं या केस बनता है कि नहीं, वो कोई जजेस नहीं होते हैं, वो सिलेक्टेड लोग होते हैं। मीन्स कि वो कोई एग्जाम क्लियर करके नहीं आते हैं और उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे जो केस फाइल होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है, और बंद कमरे से मेरा मतलब है कि वहां पे सिर्फ जो केस फाइल करता है वो होता है, जो प्रूफ करता है जिसे कि ज्यूरर कहते हैं वो होता है, और विटनेस यानी कि गवाह होता है। और यहाँ पे जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है वो वहां पे मौजूद ही नहीं होता है, और इसलिए ये जो पूरा मामला होता है ये सिर्फ एक तरफा होता है। सिर्फ एक साइड की स्टोरी की बात ही सुनी जाती है, क्योंकि दूसरा साइड वाले को तो कुछ पता ही नहीं होता है। और यहाँ पे जो दूसरा साइड है वो है अडानी, और केस फाइल करने वाले हैं SEC। अभी जो ज्यूरर्स होते हैं जो इस केस को अप्रूव करते हैं कि अडानी के खिलाफ केस होना चाहिए कि नहीं, वो सिर्फ इस बुनियाद पे केस को अप्रूव कर देते हैं कि उनको शक है कि हाँ भाई प्रोसिक्यूटर ने जो बोला है वो सही है और अडानी के ऊपर केस होना चाहिए, इसलिए इस केस को वो लोग अप्रूव कर देते हैं। किसी भी ठोस फैक्ट या प्रूफ की होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शक काफी है। जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में होता है ना कि बस शक होना काफी है, वैसा ही इस ग्रैंड जूरी में टोटल 16 से 23 ज्यूरर होते हैं और केस को अप्रूव करने के लिए 12 ज्यूरर्स को अप्रूव करना होता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये तो ऑलमोस्ट सारे केसेस को ही अप्रूव कर देते हैं। और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2010 में फेडरल ग्रैंड जूरी ने 1,62,351 केसेस में से सिर्फ और सिर्फ 11 केसेस को डिसअप्रूव किया था। इसका मतलब है कि फेडरल ग्रैंड जूरी ने 99.99% से भी ज्यादा केसेस को अप्रूव किया है, मीन्स कि ऑलमोस्ट सारे ही केसेस को। और इसीलिए वहां पे एक बहुत फेमस कहावत है कि ग्रैंड जूरी एक हैम सैंडविच के ऊपर भी केस को अप्रूव कर देगा। अब कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। बहुत सारे केसेस में तो ग्रैंड जूरी ने उन लोगों के ऊपर केस चलवा दे जो कि गिल्टी भी नहीं थे, और कई लोगों को तो फोकट में जेल की हवा खानी पड़ी। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था और दोषी कोई और था, लेकिन ग्रैंड जूरी ने केस इनके ऊपर अप्रूव कर दिया। और इनमें बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, जो बदला लेने के भाव से अप्रूव किए गए थे, जैसे कि द सेंट्रल पार्क फाइट केस। इस केस में 5 यंग लोगों पे एक जॉगर को पार्क में अटैक करने के लिए कन्विक्ट कर दिया गया था, जबकि बाद में किसी और ने इस क्राइम को एक्सेप्ट किया। हेनरी और लियोन का केस, इसमें 2 लोगों को 31 साल तक जेल में सड़ाया गया, जबकि क्राइम किसी और ने किया था, जो कि बाद में DNA रिपोर्ट से साबित हुआ। एलियन और सेडिशन एक्ट केसेस, इनमें कई रिपब्लिकन्स को टारगेट करके इंडिक्ट किया गया, मतलब कि उनके ऊपर केसेस चलाए गए जिसको कि उन जूरर्स ने अप्रूव किया था जो डेमोक्रेट्स के इशारों के ऊपर काम करते थे। और ऐसे कई और भी केसेस भरे पड़े हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस भी होते हैं जो कि बदले के भाव से किए जाते हैं। अच्छा, ये जो अडानी वाला केस है, इसके फाइल होने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था जो बाइडेन की जो पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो कोर्ट में अपने लेफ्टिस्ट जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं और इसलिए हमें इस चीज को रोकना होगा। और इस चीज को इलॉन मस्क ने भी इंपॉर्टेंट लिखकर कोट किया था। अब मुझे ये बताओ कि ऐसे लोगों की बात के ऊपर कौन भरोसा करेगा जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड दिल्ली के एयर क्वालिटी से भी खराब है। इनको बस शक होना चाहिए या बस इनके पास कोई केस आ जाए और ये लोग उसको तुरंत अप्रूव कर देंगे। किस दिन अगर कोई आकर ये केस कर दे कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है, क्योंकि बॉलीवुड की एक फिल्म तेरे बिन लादेन में उसके जैसा दिखने वाले व्यक्ति ने एक्टिंग की थी, तो ये जो ग्रैंड जूरी है ना, ये उसके ऊपर भी केस अप्रूव कर देंगे। तो इनकी हालत कुछ वैसी है। अगर 1 मिनट के लिए इनकी बात मान ले कि अडानी ग्रुप ने घूस दिया है, तो जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है उनके पॉलिटिशियंस के नाम कहाँ हैं जिनको पैसे दिए गए। मतलब किसने घूस दिया वो केस में लिखा है, किसको घूस दिया वो नाम नहीं लिखा है। वाह भाई वाह। और किसी तरह इन लोगों ने प्रूव भी कर दिया कि अडानी ग्रुप ने ब्राइब दिया है,
तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूएसए के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अडानी ग्रुप ने जो अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया था, अगर वो चीज उनको मिला है तो इस केस का कोई बेस ही नहीं रहेगा कि अडानी ग्रुप ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ चीट किया है, क्योंकि जो चीज उनको प्रॉमिस किया गया वो उनको मिला है। अब ये जो अडानी ग्रुप के ऊपर केस हुआ है वो कहां से मोटिवेटेड है, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस केस को जिसने अप्रूव करके साइन किया है वो है ब्रियॉन पीस, जो कि अटॉर्नी है, मतलब कि सबसे ऊपरी पद के ऊपर बैठा हुआ है। और इस ब्रियॉन पीस को जिसने अटॉर्नी के लिए रिकमेंड किया था वो है सीनेटर चक, जो कि जॉर्ज सोरस और उसके फैमिली का बहुत ही ज्यादा खास व्यक्ति है। जॉर्ज सोरस अक्सर इसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हेल्प करता है, इसके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, बदले में स्कमर भी सोरोस के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। और अब क्योंकि जो बाइडेन की गवर्नमेंट जाने वाली है तो सोरोस हाथ पैर मार रहा है कि इससे पहले कि उसकी कठपुतली किसी काम के ना रहे, उनसे अपना कुछ काम निकलवा लिया जाए, क्योंकि सोरोस तो एंटी इंडिया है ही। और अडानी ग्रुप चाइना के बिजनेसमैन को टैकल कर रहा है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बाकी की कंट्रीज में बढ़ा रहा है और इंडिया की पकड़ मजबूत कर रहा है। और अब तो अडानी ग्रुप यूएसए के मार्केट में भी एंटर हो चुका था। तो अडानी को गिराने के लिए सबसे पहले हिंडनबर्ग ने 2 बार अटैक किया, फिर अब ये घूस वाला ड्रामा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई, सच्चाई छिपाई गई, अफवाह उड़ाई गई। ग्रैंड जूरी ने बंद कमरे के अंदर सिर्फ प्रोसिक्यूटर की मौजूदगी में केस अप्रूव किया, जिसके लिए उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं थी, बस शक होने की आवश्यकता थी। और इसके कारण अडानी ग्रुप के ऊपर अरेस्ट वारंट इशू हुआ, जिसको कि मिस्टर राठी ने कन्विक्ट बताकर दिखाया। चार्जशीट पढ़ के कहानी विजेता दहिया ने लिख दिया और इसने कैमरे के सामने बैठकर टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ दिया। एडिटर ने वीडियो एडिट कर दिया, वीडियो अपलोड हो गया और इसको अपने पॉपॉ से पैसे आ गए। जो ग्रैंड जूरी 99.99% से भी ज्यादा टाइम केसेस को अप्रूव करके किसी के ऊपर भी केस चलवा सकता है, इनफैक्ट बर्गर के ऊपर भी केस चलवा सकता है, उसको सीरियसली कौन लेता है। बाकी अडानी ग्रुप का इतिहास रहा है कि जब भी उसे नीचे खींचा गया है तो वो और तेजी से ऊपर आया है। This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. बाकी आप लोग इन माज और इनके स्क्रिप्ट राइटर विजेता दहिया के लिए कमेंट में 2 शब्द से ज्यादा जरूर लिखें। नमस्कार।